नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत नाटक विधा और नाटक विधा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही नेट ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और बिल्कुल अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं। इस तरह से रोज़ आपको एक टॉपिक वार प्रश्नोत्तरी बिल्कुल देखने को मिलेगी। और मित्रों, ये जो टॉपिक वार प्रश्नोत्तरी है, इसको केवल प्रश्नोत्तरी ही ना समझें, बल्कि मेरे द्वारा जो भी टॉपिक कराया जाता है तो उस टॉपिक को पूरा कवर करने का प्रयास किया जाता है। तो ढेर सारे भाई बहन मेरे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को जाँच परख रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। तो आप सबसे आग्रह है कि आप सब बिल्कुल पूर्ण मनोयोग के साथ मेरे साथ जुड़ें और अपनी तैयारी को बिल्कुल बूस्ट करें। आप सबके विश्वास पर पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आप सबको निराश नहीं करूंगा। मित्रों, एक बात और है, आप सबसे बिल्कुल मैं करना चाह रहा था, तो समय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज की इस वीडियो में ही मैं चर्चा करना चाहूँगा कि ढेर सारे भाई बहन हैं जो कि अच्छी कोचिंग में बिल्कुल एडमिशन ले लिए हैं, फिर भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, है ना। कि आपकी तैयारी जो है अगर मेरे द्वारा भी थोड़ी सी, है ना, अच्छी कंडीशन में जा रही है, अच्छी हो पा रही है, तो ये मेरा भी सौभाग्य है। और उन भाई बहनों के लिए तो बिल्कुल बहुत ही असरकारी है, लाभकारी है। जो भाई बहन कहीं कोचिंग नहीं ले पाए हैं किसी भी कारणवश से, तो उनके लिए ये मेरा प्रयास बिल्कुल है कि आपको जैसे कोचिंग में क्लास डेली मिलती है, उसी तरह से आपको मेरे द्वारा प्रतिदिन एक क्लास उपलब्ध कराई जाएगी, पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। और अभी इसके बाद एक और क्लास आप सबके लिए लाऊंगा, है ना, जो पूरा इतिहास है, पूरा व्याकरण है, सबको हम लोग संक्षिप्त रूप से तेज़ी के साथ पढ़ेंगे। और बिल्कुल आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है, आप सबका स्नेह भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अगर चैनल के प्रति आप सबका स्नेह इतना भी मिलता रहा तो निश्चित रूप से आप सबके लिए मैं अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करूंगा। मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूं, बल्कि आप खुद चैनल को देख सकते हैं कि मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास और छोटे से चैनल पर लगभग 880 समथिंग, है ना, इससे ऊपर ही वीडियो आप सबके लिए हैं। और सारी की सारी वीडियो बिल्कुल आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, फर्जी कोई वीडियो नहीं है। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग अपने विषय वस्तु पर आते हैं। और ढेर सारे भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आप सभी को यथायोग्य आप सबका आदर, सत्कार, अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम और सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कुल 100 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 101 है कि निम्न में से भीष्म साहनी के किस नाटक में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच मजहबी द्वंद्व है। विकल्प ए कह रहे कि रंगदेव बसंती चोला में है, विकल्प बी आलमगीर में है, विकल्प सी माधवी में, या फिर विकल्प डी कबीरा खड़ा बाजार में। तो प्रश्न संख्या 101 का जवाब देना है। और बिल्कुल प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर और जवाब आपके सामने है, तो सोच समझकर विचार करिएगा, इसके बाद जवाब दीजिएगा। तो धीरे धीरे आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए, आलमगीर इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी है, बहुत बेहतरीन जवाब है और आप सब बधाई के पात्र हैं। बात करें आलमगीर की, तो भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया नाटक है, जिसे इन्होंने वर्ष 1999 में लिखा था, ये ध्यान में रखिएगा। और इसकी विषय वस्तु की बात करें तो इसमें औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच मजहबी द्वंद्व का चित्रण किया गया है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आप कैसे दिमाग में बैठाएंगे? देखिए, बात अगर हम लोग करें ना, तो आलम में देखे होंगे ना कि मजहब का द्वंद्व होता ही रहता है ना। तो मजहब का द्वंद्व पूरे आलम में है, तो आलम का मतलब हो गया आलमगीर में मजहब का द्वंद्व है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। किसके बीच? औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में है, ये ध्यान में रखिएगा। आपको विकल्प में एक रचना दिखाई दे रही है, रंगदेव बसंती चोला, बड़ी प्रसिद्ध रचना है भीष्म साहनी जी की, और इसमें जलियांवाला बाग कांड। तो रंगदेव बसंती चोला आप जान ही रहे हैं कि जलियांवाला बाग, ध्यान में रखिएगा, भक्ति गीत है, ठीक है। बात करें विकल्प सी माधवी की, तो माधवी महाभारत की कथा पर आधारित है, भीष्म साहनी जी का बड़ा प्रसिद्ध नाटक है। कबीरा खड़ा बाजार की बात करते हैं, तो कबीरा खड़ा बाजार में कबीर युग प्रवर्तक के रूप में इनका वर्णन आपको देखने को मिलता है, ये भी ध्यान में रखिएगा।
और इनका एक नाटक और है हानूस। इसके पूर्व हम लोगों ने चर्चा किया था कि हानूस नाटक में चेकोस्लोवाकिया की एक कथा है, उस कथा का वर्णन मिलता है। ठीक है ना, इन्हीं की जो हानूस नाटक है ना, उस पर बिल्कुल आप कह सकते हैं चेकोस्लोवाकिया की एक कथा पर आधारित है। तो फिलहाल जो प्रश्न था कि औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच है ना मजहबी द्वंद्व किस नाटक में है, तो विकल्प बी आलमगीर इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 102 है कि निम्न में जगदीश के नाटक जिसका नाम है शारदिया का विषय वस्तु क्या है। विकल्प पे कह रहे हैं कि सृजना एवं विध्वंस, नई व पुरानी पीढ़ी के संघर्ष का चित्रण है। विकल्प बी कह रहे हैं कि प्रेम व सृजनात्मकता का प्रश्न है। विकल्प सी है कि नेहरू युग की समस्या का चित्रण है, या फिर विकल्प डी है कि रामचरित की मुख्य कथा पर आधारित है। तो प्रश्न संख्या 102 का जवाब आप सबको देना है कि जगदीश चंद्र माथुर के नाटक शारदिया का विषय वस्तु क्या है। और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। इसमें प्रेम और सृजना का प्रश्न है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, तो प्रेम और सृजना का प्रश्न कहाँ से होता है, बोले सर शरद में होता है, ध्यान में रखिएगा। तो प्रेम और सृजना तो भैया शरद में होता है, तो शरद में सर्दी, ध्यान में रखिएगा। तो सर्दी में यानी कि शारदिया है ना, तो सर्दी में क्या होता है कि प्रेम होता है और सृजना होता है, तो सर्दी का मतलब शारदिया में, ये ध्यान में रखिएगा। नेहरू युग की समस्या का चित्रण आपने देखा था कि पहला राजा में है। बात करें रामचरित के मुख्य कथा पर आधारित, तो इनका एक नाटक है दशरथ नंदन, है ना। और विकल्प ये आप देख पा रहे हैं सृजना एवं विध्वंस की व नई और पुरानी पीढ़ी का जो चित्रण है ना, इनका एक नाटक है कोणार्क, ध्यान में रखिएगा। तो कोणार्क में है, और ये कोणार्क जो है जगदीश चंद्र माथुर जी का पहला नाटक है, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आई होप कि प्रश्न संख्या 102 का विकल्प भी आप लोग सही कर पाए होंगे। ठीक है ना, तो बस दिमाग में रख लेना प्रेम और सृजना कब होती है, बोले सर शरद में होती है, तो शरद फर शारदिया, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 103 है कि निम्न में से एक नाटक लक्ष्मीकांत वर्मा का नहीं है। विकल्प ये कह रहे कि सीमांत के बादल, विकल्प बी अपना अपना जूता, विकल्प सी है कि रोशनी एक नदी है, या फिर विकल्प डी सूर्यमुख है। तो प्रश्न संख्या 103 आप सबके स्क्रीन पर, और जवाब के रूप में आपके पास 4 विकल्प हैं, तो सोच विचार के आपको उत्तर देना है। और धीरे धीरे आप सबका उत्तर भी आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, सूर्यमुख इज राइट आंसर, है ना। देखिए सूर्यमुख होता है लाल, और लाल मैं जब कहता हूँ तो लाल का मतलब होता है लक्ष्मी नारायण लाल, ये ध्यान में रखिएगा। लाल सूर्यमुख, सूर्य का मुख होता है लाल, लाल फार लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है, ध्यान में रखिएगा। और लक्ष्मीकांत वर्मा जी की बात करते हैं तो सीमांत के बादल भैया लक्ष्मी के कांत, सीमांत के बादल लक्ष्मी के कांत, लक्ष्मीकांत वर्मा। अपना अपना जूता सभी लोग लक्ष्मीकांत, है ना, अपने अपने लक्ष्मी क्या करती है, अपना अपना जूता अपने कांत को पहनाती है, मैंने आपको बताया था, पूछा भी गया है। और रोशनी एक नदी है भैया, रोशनी एक नदी है लक्ष्मी का, तो लक्ष्मीकांत का ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 103 का जो विकल्प डी है, इसको आप हमेशा के लिए याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 104 है कि निम्न में से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है। विकल्प कह रहे कि अंधा कुआं, विकल्प बी मादा कट्टस, विकल्प सी सूखा सरोवर, या फिर विकल्प डी आदमी का जहर। तो प्रश्न संख्या 104 का जवाब आप सबको देना है कि इनमें से कौन सा एक नाटक लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है, उसका जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और आप सबका जवाब तेजी से आ गया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। आदमी का जहर, बोले सर आदमी का जहर तो लक्ष्मी का होता है, लक्ष्मी का कांत, लक्ष्मी का अंत होता है ना, तो आदमी का जहर है लक्ष्मी का अंत, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मी का अंत, है ना, ध्यान में रखिएगा। आदमी का जहर क्या भैया, आदमी का जहर सर वही है कि लक्ष्मी का अंत हो गया तो आदमी का जहर है, तो लक्ष्मी का अंत को आप लक्ष्मीकांत कर लीजिएगा, बस इतना, है ना। तो आदमी का जहर लक्ष्मीकांत, लक्ष्मी का अंत फार लक्ष्मीकांत, ध्यान में रखिएगा कि आदमी का जहर जब है ना तो लक्ष्मी का अंत हो गया। और अंधा कुआं होता लाल, तो लाल फार लक्ष्मी नारायण लाल, मादा कैक्टस होती लाल, तो लाल फार लक्ष्मी नारायण लाल, सूखा सरोवर होता लाल, सूर्यमुख होता लाल, अब्दुल्ला दीवाना होता लाल, है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, और लक्ष्मी नारायण लाल के जो नाटक है ना उसको लाल लाल लगा करके याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल बड़े प्रसिद्ध नाटककार हैं, और इनसे कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जहाँ से प्रश्न ना बना हो। तो बिल्कुल आप सब एकदम इस पर स्टार लगा लीजिए, और लक्ष्मी नारायण लाल जी के जितने भी नाटक हैं उसको रट्टा लगा लीजिएगा। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 104 का विकल्प डी आदमी का जहर लक्ष्मी का अंत है, यानी कि लक्ष्मीकांत वर्मा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। और आप ये भी कह सकते हैं कि आदमी का जहर लक्ष्मी का अंत है, घर में ना हो, तो वर्मा घरमा,
ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 105 बहुत बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है कि बकरी लड़ाई और अब गरीबी हटाओ नाटक किसका है। तीन नाटक आपसे पूछे जा रहे हैं कि बकरी लड़ाई और अब गरीबी हटाओ नाटक किसका है। विकल्प ए कह रहे कि लक्ष्मी नारायण लाल का है, विकल्प बी सर्वेश्वर दास सक्सेना का है, विकल्प सी ज्ञानदेव अग्नेत्री का, या फिर विकल्प डी मोहन राकेश का। तो प्रश्न संख्या 105 का जवाब आप सबको देना है। बहुत सुंदर प्रश्न है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी उतना ही लाजवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इज ए राइट आंसर, है ना। तो बिल्कुल आप कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो बिल्कुल बकरी के लिए लड़ाई आप सक्सेस ना है ना। अब कोई व्यक्ति जो है बकरी के लिए, भैंस के लिए, गाय की लड़ाई करेगा तो भी आप सक्सेस नहीं है। सक्सेस ना मतलब कुछ मिलना जुलना नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा और ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि सक्सेना है ना। तो बकरी के लिए भी लड़ाई अब सक्सेस नहीं है, तो ये ध्यान में रखिएगा, बकरी लड़ाई और अब सक्सेस ना। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा बकरी की लड़ाई अब सक्सेस नहीं है, या आप कह सकते हैं बकरी की लड़ाई और नाटक करना जो अब सक्सेस नहीं है। तो सक्सेस का मतलब हो गया सर्वेश्वर दास सक्सेना का, नाटक का मतलब हो गया नाटक विधा है। ठीक है, बात करें विकल्प लक्ष्मी नारायण लाल, तो लक्ष्मी नारायण लाल को आप लोग जान रहे हैं ना कि इनके द्वारा बड़े प्रसिद्ध नाटक आपने भी देखा कि सूर्यमुख होता लाल, अब्दुल्ला दीवाना लाल होता तला, है ना, अंधा कुआं लाल होता, मादा कैक्टस लाल होती है, सूखा सरोवर लाल होता है। तो लाल लाल आपने देखा है। सर्वेश्वर दास सक्सेना का आपने देख लिया, बकरी लड़ाई और अब गरीबी हटाओ। ज्ञानदेव अग्निहोत्री की बात करें तो बड़े प्रसिद्ध नाटककार हैं आप सबके स्क्रीन पर, और इनको आप लोग यहीं पे थोड़ा सा देख लीजिए कि इनकी रचना है नेफा की एक शाम, जिसमें आप कह सकते हैं चीन आक्रमण का वर्णन किया गया है। माटी जागीर, बिल्कुल, जिसमें ग्राम विकास योजनाओं का वर्णन किया गया है। वतन की आबरू एक इनका बिल्कुल नाटक है, ज्ञानदेव जी का, ध्यान में रखिएगा। चिराग जल उठा, ज्ञान की अग्नि से मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि ज्ञान की अग्नि से चिराग जल उठा, ठीक है ना। और इन्हीं का एक नाटक है शुतुरमुर्ग, और इनका एक नाटक है अनुष्ठान, है ना। यही अनुष्ठान है जिसको मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल आप सबने इसका बिल्कुल रट्टा लगा लिया। और विकल्प डी अगर देखेंगे ना, तो मैंने आपको बताया था मोहन राकेश का नाटक जो है आल आधे अधूरे होते हैं। तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, और पैरे तरे जमीन, अंडे के छिलके। मैंने बताया था कि मोहन राकेश अंडे छील कर खाते हैं, आल आधे अधूरे होते हैं मोहन राकेश के हिसाब से। तो कहने का आशा है कि बिल्कुल जितने भी नाटक, उपन्यास, कहानी, जो कुछ भी आप पढ़ेंगे ना, तो उसका थोड़ा सा आप जब लोग आप उसके पास समय हो तो खाली समय में आप लोग रट्टा लगाएं, किलो की सहायता से उसको बैठाएं, है ना। और बिल्कुल आप सबका जो जवाब था बहुत बेहतरीन था कि सर विकल्प बी को लॉक कीजिए, स्टार लगाइए और अगले प्रश्न पर चलिए। प्रश्न संख्या 106 है कि निम्न में से ज्ञानदेव की किस नाटक को फैंटेसी या सामाजिक राजनीतिक फार्स कहा जाता है। तो बीमा के कह रहे हैं कि, विकल्प कह रहे हैं कि नेफा की एक शाम को, विकल्प बी माटी जागीर, विकल्प सी शुतुरमुर्ग, या फिर विकल्प डी वतन की आबरू। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 106 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और उत्तर आप सबकी स्क्रीन पर है। तो बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 106 का विकल्प किसको, विकल्प सी को लॉक किया जाए, शुतुरमुर्ग इज राइट आंसर, है ना। जो शुतुरमुर्ग ज्ञानदेव जी का नाटक है ना, इसे सामाजिक राजनीतिक फटेंसी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। वैसे शुतुरमुर्ग जो है ना बिल्कुल फटेंसी टाइप का होता है, कहीं भी देखे होंगे उसका शरीर रोज टाइप का होता है, शुतुर भी है, मुर्ग भी है, लंबी गर्दन है ना, तो फटेंसी टाइप का, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। नेफा के शाम अभी हमने चर्चा किया था कि इसमें चीनी आक्रमण का वर्णन किया गया है। माटी की जागीर के बारे में भी आपने देखा, ग्राम विकास योजनाओं का वर्णन इसमें किया गया है। और वतन की आबरू आप देख रहे हैं ना, इसमें जो है अगर बात हम लोग करें तो पाकिस्तान की युद्ध का वर्णन है, ठीक है। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 107 है कि ज्ञानदेव के किस नाटक में टीपू सुल्तान का विदेशियों के साथ युद्ध दिखाया गया है। विकल्प कह रहे हैं कि वतन की आबरू में, विकल्प बी अनुष्ठान में, विकल्प सी है चिराग जल उठा, और विकल्प डी है शुतुरमुर्ग। तो प्रश्न संख्या 107 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बिल्कुल उतना ही सुंदर जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, चिराग जल उठा इज राइट आंसर, है ना। देखिए ज्ञान की अग्नि से मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि ज्ञान की अग्नि से चिराग जल उठता है, यानी ज्ञानदेव का जो नाटक है चिराग जल उठा। अब चिराग कब जलेगा, जब किसी के परिवार में दीपू पैदा होते हैं। दीपू इसीलिए नाम होता है दीपू और दीपक
कि खानदान का, कुल का, वंश का दीपक है। तो टीपू और दीपू बस ध्यान में रखिएगा। तो टीपू सुल्तान के विदेशियों से युद्ध किस में दिखाया गया है? तो चिराग जल उठा। अब ना किसी के हाथ टीपू जन्मेंगे या दीपू जन्मेंगे तो चिराग तो जल ही जाएगा, बस ज्ञान की अग्नि से। ध्यान में रखिएगा, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का ये नाटक है और चिराग जल उठा इसमें जो है टीपू सुल्तान का विदेशियों के साथ युद्ध दिखाया गया है। तो आई होप कि प्रश्न संख्या 107 को आप बिल्कुल इसी तरह से कंठस्थ कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए। और मित्रों, जो भी प्रश्न हम लोग डिस्कस करते हैं ना, तो थोड़ा सा समय ज़रूर लगता है, लेकिन अगर हम लोग उसको थोड़ा सा मिर्च मसाला लगाकर उसकी व्याख्या की जाए, उसको पढ़ा जाए, तो जो आगे पीछे का बैकग्राउंड होता है, जो बातें होती हैं ना, उसको बिल्कुल आप दिमाग में रख लेते हैं और आपके लिए बहुत कारगर होता है। और आप सबकी यही बिल्कुल शिकायत रहती है, सर याद नहीं होता है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो बिल्कुल आप हमेशा कहेंगे कि भूलेगा नहीं, है ना। आप खुद कहेंगे भूलता नहीं है, इतना याद हो जाएगा कि भूलेगा नहीं। कई कई पीढ़ियों तक आप ज्ञान बांटेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लाग किया जाए, चिराग जल उठाई राइट आंसर। प्रश्न संख्या 108 है कि निम्न में से कौन सा नाटक रेवती शरण का है? अब विकल्प कह रहे कि चिराग की लौ रेवती शरण का है, विकल्प बी अपनी धरती रेवती शरण का है, विकल्प सी अंधेरे का बेटी जो है बिल्कुल रेवती शरण का है, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 108 का, और आप सबने बिल्कुल सरकारी जवाब दिया कि सर विकल्प डी को लाग किया जाए, उपयुक्त सभी राइट आंसर। तो बड़े अच्छा ट्रिक आप लोग दिए हैं कि डी फॉर सरकारी जवाब, है ना। तो बिल्कुल सरकारी जवाब आप सबका सही रहा और आप सबके इस जवाब को मैं सलाम करता हूँ कि इतना अच्छा और बेहतरीन जवाब आप सब दिए कि विकल्प डी उपयुक्त सभी इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। अब इस प्रश्न का उद्देश्य था कि आप सबको रेवती शरण के जो नाटक है ना, इन सभी नाटकों को प्रकाश में लाना था, क्योंकि छोटे से राइटर हैं, ये छुप जाते हैं और अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाता है तो बिल्कुल ये होता है कि इनकी चर्चा तो हम लोग कभी किए ही नहीं है। तो बिल्कुल इन्हें गड्ढे से निकाला गया है। अब कैसे दिमाग में ये रखेंगे? देखिए, रेवती की शरण में बिल्कुल चिराग की लौ रहती है और रेवती की शरण में अपनी धरती, है ना। अपनी धरती हो तो रेवती की शरण में डाल दीजिए। रेवती मान लीजिए एक नदी है ना, बस दिमाग में रखिएगा कि रेवती एक नदी है, रेवती शरण है, तो रेवती की शरण में चिराग की लौ, रेवती की शरण में अपनी धरती है और अंधेरे की बेटी बिल्कुल रेवती की शरण में है। तो सब दिमाग पे बैठा लीजिएगा और इसे ऐसे कंठस्थ करने का प्रयास करिएगा। हो सकता है किसी परीक्षा में आप सबको इस प्रश्न का सामना करना पड़े, तो बिल्कुल आपकी तैयारी इस तरह से होनी चाहिए, ठीक है। फिलहाल प्रश्न संख्या 109 आप सबके स्क्रीन पर है कि रस गंधर्व की विषय वस्तु है। और रस गंधर्व नाटक की विषय वस्तु क्या है? और मैंने आपको बताया था कि रस गंधर्व बड़ा मधुकर होता है। तो जैसे मधुकर आएगा तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि मणि मधुकर की रचना है, ये ध्यान में आप रखिएगा। और कह रहे इसकी विषय वस्तु क्या है? देखिए, प्रश्न थोड़ा सा घुमा कर आया है कि रस गंधर्व मणि मधुकर का नाटक, इसकी विषय वस्तु पूछी जा रही है। विकल्प यह है कि तात्कालीन राजनीतिक सामाजिक विसंगत का चित्रण है, विकल्प भी है कि आधुनिक राजनीतिक विसंगत पर व्यंग्य है, विकल्प सी है कि पुराने अंधविश्वास, संस्कार और रूढ़ियों पर व्यंग्य है, या फिर विकल्प डी है कबीरदास के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है। तो प्रश्न संख्या 109 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और जवाब आप सबके स्क्रीन पर है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प को लाग किया जाए। इसमें तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक विसंगति का चित्रण है ना। क्यों? क्योंकि देखिए, जो रसगंधर है ना, तो मधुकर है। जब मधुकर व्यक्ति होगा कोई समाज, तो उसका राजनीतिक सामाजिक विसंगत का चित्रण जरूर होगा, ये ध्यान में रखिएगा। विकल्प भी आप देख रहे हैं कि आधुनिक राजनीतिक विसंगति पर इन्होंने व्यंग्य किया है, तो अलग रचना है बुलबुल की सराय, है ना। देखेंगे आधुनिक राजनीति पर व्यंग्य है बुलबुल की सराह, क्योंकि बुलबुल की सराह देखे होंगे ना, जैसे बुलबुल अलग अलग अपना घोंसला बनाए हैं, वैसे आज के इंसान बिल्कुल बुलबुल हो गए हैं। छोटे छोटे घर बनाए हैं, छोटी छोटी चीज़ें बनाए हैं। तो बस ऐसे क्लू बना लीजिएगा कि आधुनिक राजनीतिक विसंगति पर जो व्यंग्य है वो बुलबुल की सराय है, और बुलबुल की सराय उसके लिए मधुकर होती है, मणि मधुकर की रचना है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तीसरा है कि पुराने अंधविश्वास और संस्कार के रूढ़ियों का चित्रण किस रचना में मिलेगा? तो बिल्कुल इन्हीं की एक रचना है, दुलारी बाई, है ना। तो दुलारी बाई में पुराने अंधविश्वास, संस्कार, रूढ़ियाँ आज सबका चित्रण है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और प्रश्न संख्या 109 का विकल्प डी है। कबीर के व्यक्तित्व पर अगर देखा जाए तो इन्हीं की एक रचना है जिसका नाम है एक तारे की आँख। एक तारे की आँख 1980 में है, जिसमें कबीर के व्यक्तित्व के बारे में प्रकाश डाला गया है। तो आई होप कि आप सबका प्रश्न संख्या 109 का विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 110 है कि दया प्रकाश सिन्हा किस प्रकार के नाटक के लिए प्रसिद्ध हैं? विकल्प कह रहे हैं कि सामाजिक नाटक के,
विकल्प बी राजनीतिक नाटक के लिए, विकल्प सी ऐतिहासिक या फिर विकल्प डी पौराणिक। तो प्रश्न संख्या 110 का जवाब आप सबको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, राजनीतिक नाटक इज राइट आंसर, है ना। तो दया प्रसाद सिन्हा जो राजनीतिक नाटक के लिए प्रसिद्ध है, इन्हीं की जो दया प्रकाश सिन्हा है ना, और राजनीतिक नाटककार हैं, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 110 का, है ना, जो जवाब है विकल्प बी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए, दया राजनीतिक, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 111 है कि निम्न में से एक विकल्प असंगत है। विकल्प ये कह रहे हैं कि यम गाथा रघुवीर सहाय की रचना है, विकल्प बी पूर्वार्ध शिवमूर्त सिंह की रचना है, विकल्प सी कह रहे हैं कि इला की आवाज़ असगर वजाहत की रचना है, या फिर विकल्प डी पांचवा स्वर बलराज पंडित का है। तो कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा विकल्प असंगत है। जवाब आप सबके सामने है, आप सबके स्क्रीन पर है, और सोचिए समझिए विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 111 का जवाब दीजिए। और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर प्रश्न संख्या 111 का विकल्प ये को लॉक किया जाए, यम गाथा। बिल्कुल, यम गाथा रघुवीर सहाय की नहीं है, बल्कि यम गाथा की बात करते हैं तो दूधनाथ सिंह की है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ये आया, बहुत बेहतरीन जवाब और अच्छी तैयारी, तो आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से बिल्कुल आप लोग सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे दिख रहे हैं। बात करें विकल्प बी पूर्वार्ध, तो आप देख रहे हैं कि पूर्वार्ध शिवमूर्त सिंह का है। तो देखिए पूर्व में अर्ध है क्या, शिव की मूर्त अर्ध है, पूर्वार्ध है, ध्यान में रखिएगा। वैसे भी गौरी शंकर को अर्धनारीश्वर कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। इला की आवाज़, भैया इला की आवाज़ तो असरगर होती है, वजहत होती है, बिना वजह की इला आवाज़ नहीं करेगा, और आवाज़ करता है तो असरगर होती है, असरगर होती है, तो असगर वजहत, है ना। तो इला की आवाज़ असरगर होती है और वजह से होती है, बिना किसी वजह का आवाज़ नहीं करेगा। और पांचवा सवार तो भैया क्या करता है, बलराज होता है। जो पांचवा सवार है वो बलराज है, बलराज पंडित, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्टार लगा करके इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं जिनकी कभी किसी ने चर्चा नहीं की है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 112 है कि हत्या एक आकार की नाटक किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि डॉक्टर बीने का है, विकल्प बी ललित कुमार सहगल का है, विकल्प सी गिरिराज किशोर का है, या फिर विकल्प डी मणि मधुकर का। तो प्रश्न संख्या 112 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन सा प्रश्न है और जवाब आप सबके स्क्रीन पर। तो बिल्कुल आप सबका जवाब धीरे धीरे आना शुरू हो गया कि सर प्रश्न संख्या 112 का विकल्प बी को लॉक किया जाए, ललित कुमार सहगल इज राइट आंसर, है ना। देखिए हत्या एक आकार है ना, हत्या एक आकार है, हत्या का एक आकार क्या होता है, और एक आकार तक हत्या को लोग सहगल करते हैं, सहर, है ना। ये ध्यान में रखिएगा कि एक आकार तक जो हत्या होती है ना, लोग उसको सहन करते हैं। तो बस सहगल, ललित कुमार सहगल, हत्या एक आकार तक क्या करते हैं, लोग सहन करते हैं, सहगल करते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो हत्या एक आकार किसका नाटक है, ललित कुमार सहगल का है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे है प्रश्न संख्या 113 कि नो मैन लैंड किसका नाटक है। विकल्प कह रहे हैं कि रामेश्वर प्रेम का नाटक है, विकल्प बी शरद जोशी का नाटक है, विकल्प सी नारेंद्र मोहन का, या फिर विकल्प डी है ब्रिजमोहन शाह का। तो प्रश्न संख्या 113 का जवाब आप सबको देना है। बहुत ही सुंदर प्रश्न है और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इस पर तो बिल्कुल आप ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। ये प्रश्न निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में छापने वाला प्रश्न है और आप सबका जवाब भी बहुत सही आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, नारेंद्र मोहन इज राइट आंसर, है ना। देखिए नो मैन लैंड मोहना, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं ना कि नरेंद्र मोदी जी को नो मैन लैंड, उनको किसी भी लैंड से कोई मोह नहीं है। तो ये क्लू बना लीजिएगा और इस क्लू से ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। और किसी भी का उद्देश्य किसी राजनीतिक भावना से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य है। बस इस क्लू से आपको आसानी से याद हो जाए, एकमात्र ही उद्देश्य है और आप सबके द्वारा बेहद सराहा जा रहा है, आप सबको बहुत अच्छी तरह से कंठस्थ हो रहा है। तो बिल्कुल, है ना, सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल नो मैन लैंड की बात करते हैं, नो मैन लैंड, है ना, मोहना है किससे, नो मैन लैंड से। ये ध्यान में रखिएगा, किसको बोले, नरेंद्र को। तो नरेंद्र मोदी को भी जोड़ सकते हैं, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोहन, ठीक है। चलिए बात करें विकल्प ये, तो आप देख पा रहे हैं रामेश्वर प्रेम को। तो रामेश्वर प्रेम की रचना है चारपाई और एक रचना इनकी है कि राजा नंगा है।
ध्यान में रखिएगा। और ये विकल्प बी में देख रहे हैं शरद जोशी। तो शरद जोशी की बड़ी प्रसिद्ध नाटक रचनाएं हैं जिनमें बैगन की नाव है, एक था गधा और अंधों का हाथी, ठीक है ना। विकल्प डी की बात करें तो ब्रिजमोहन शाह की एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है शाह ए मात। शाह ए मात, यहाँ पर ब्रिजमोहन शाह है, यहाँ पर शाह ए मात है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 113 का विकल्प सी नारेंद्र मोहन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 114 है कि लोमड़ वेश नाटक किस अंग्रेजी नाटक का हिंदी रूपांतरण है। विकल्प ए कह रहे हैं कि द फॉक्स या बाल पेन नाटक का, विकल्प बी कलंदर का, विकल्प सी है नो मैन लैंड का, या फिर विकल्प डी है द क्लेवर फॉक्स का। तो प्रश्न संख्या 114 का जवाब आप सबको देना है कि लोमड़ वेश नाटक किस अंग्रेजी नाटक का हिंदी रूपांतरण है। तो धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, द फॉक्स या वाल पेन इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 115 है कि हिंदी का गिनेफिकेंट नाटक कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि त्रिशंकु है, विकल्प बी शाहे मात है, विकल्प सी लोमड़ वेश है, या फिर विकल्प डी अभंग गाथा है। तो प्रश्न संख्या 115 का जवाब आप सबको देना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर और उतना ही सुंदर जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, शाहे मात इज राइट आंसर, है ना। गिनिफिकेंट क्या है, बोले हिंदी का गिनिफिकेंट तो शाहे मात है, शाह देता है और मात देता है, वही गिनिफिकेंट है। तो गिनिफिकेंट शाहे मात, और शाहे मात की बात करें तो ब्रिजमोहन शाह है, ध्यान में रखिएगा, यहाँ भी शाह है और यहाँ शाहे मात है, और गिनीफेंट है, ध्यान में रखिएगा, हिंदी का गिनीफेंट नाटक शाहे मात, ठीक है। चलिए बात आप यहाँ पे देखेंगे त्रिशंकु, तो त्रिशंकु आपको देखेंगे कहानी भी आपको मिलेगी, नाटक भी आपको मिलेगी, आगे की भी रचना मिलेगी, तो त्रिशंकु से आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे संख्या 116 है कि निम्न में नुक्कड़ नाटक की शुरुआत हिंदी में किसने किया। विकल्प कह रहे हैं कि सुदर्शन मजीठिया ने किया, विकल्प बी आचार्य नंद किशोर ने किया, विकल्प सी कह रहे हैं कि कृष्ण बलदेव वैद्य ने किया, या फिर विकल्प डी नाग बोडस ने किया है। तो प्रश्न संख्या 116 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और उतना ही सुंदर जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, सुदर्शन मजीठिया इज राइट आंसर, है ना। सुदर्शन मजीठिया जी की बात करें तो इन्होंने नुक्कड़ नाटक की शुरुआत की थी और नाटक का नाम था चौराहा, ठीक है ना। इसी चौराहे नाटक से इन्होंने सुदर्शन मजीठिया जी ने क्या किया था, नुक्कड़ नाटक की शुरुआत किया था, ये ध्यान में रखिएगा। और आचार्य नंद किशोर की बात अगर हम लोग करें तो नंद के किशोर जब घर आते हैं तो पूरा घर पागल हो जाता है, तो मैंने चर्चा किया था पागल घर, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और आपने खुद बताया था खूबसूरत बहू को नाग ने डस लिया था, तो खूबसूरत बहू नाग बोडस की रचना है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 117 है कि अश्वत्थामा नाटक किसका है। प्यारा सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है कि अश्वत्थामा नाटक किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण लाल का है, विकल्प बी लक्ष्मी नारायण मिश्र का, विकल्प सी है लक्ष्मीकांत वर्मा का, या फिर विकल्प डी लक्ष्मी नारायण भारद्वाज का। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 117 पर खतरा भी है और चारों जो आप विकल्प देख रहे हैं सब में लक्ष्मी नारायण है, तो बिल्कुल लक्ष्मी नारायण एकदम छाए हुए हैं और आपको सही जवाब देना है। तो थोड़ा सा मुश्किल भरा प्रश्न आप सबके लिए, लेकिन सही जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, लक्ष्मी नारायण भारद्वाज इज राइट आंसर, है ना। देखिए अश्वत्थामा की बात करते हैं तो बिल्कुल भारद्वाज है, भारद्वाज भारद्वाज किसको बोले, अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा, और एक दिमाग में रखिएगा अश्वत्थामा में बहुत भार था, तो भारद्वाज था बहुत भार था, है ना, बस ध्यान में रखिएगा और ऐसे इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 118 है कि दुल्हन एक पहाड़ की किसका नाटक है। विकल्प कह रहे कि मेरलाल पांडे का नाटक है, विकल्प बी शोभा भूटानी का नाटक है, विकल्प सी मृदुला गर्ग का नाटक है, या फिर विकल्प डी गिरीश रस्तोगी का। तो प्रश्न संख्या 118 का जवाब आपको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और उतना ही सुंदर जवाब आप सबका आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, मृदुला गर्ग इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से आप सब भाई बहनों का जवाब बहुत सही रहा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प सी था, आप सबकी तैयारी बहुत उत्कृष्ट है और आप सबका जो चयन इस बार निश्चित रूप से होगा। ढेर सारे भाई बहन बिल्कुल सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमेंट कर रहे हैं, और कुछ भाई बहन कमेंट किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद
बहुत बहुत आभार। आप सब इसी तरह से चैनल के प्रति आप सब अपना स्नेह बनाए रखें। तो बिल्कुल कैसे दिमाग में बैठाएंगे, देखिए एक बात करें दुल्हन एक पहाड़ की, तो दुल्हन एक पहाड़ की दुल्हन जो होती है ना, बड़ी मृदुल होती है। तो मृदुल फाल मृदुला गर्ग ध्यान में रखिएगा कि एक दुल्हन है ना, दुल्हन की पहाड़, एक दुल्हन की पहाड़ जो होती है ना, तो दुल्हन एक पहाड़, जो पहाड़ की एक दुल्हन है वो भैया बड़ी मृदुल होती है। तो मृदुल फाल मृदुला गर्ग ये ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। बात करें मृणाल पांडे का, तो नाटक आपने देखा होगा है ना, जो राम रच राखा, और एक नाटक इनका था कि आदमी जो मछुआरा नहीं था, है ना। और एक नाटक इनका है मौजूदा हालत में, मौजूदा हालात को देखते हुए, ठीक है। और भुटना का एक नाटक है कि भुटना का शायद हाँ होगा, एक नाटक है शायद हाँ, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। बात हम लोग करें यहाँ पर अगर गिरीश रस्तोगी की, तो अभी आपने देखा था गिरीश रस्तोगी का नाटक असुरक्षित, और दूसरा नाटक था मुझे मत मारो, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और मृदुला गर्ग का भी आपने देखा ही है। तो आई होप कि बिल्कुल प्रश्न संख्या 118 का विकल्प सी मृदुला गर्ग इज राइट आंसर। एक दुल्हन एक पहाड़ की जो बिल्कुल मृदुल होती है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 119 है कि संस्कार को नमस्कार नाटक किसका है। विकल्प कह रहे कुसुम कुमार का, विकल्प बी त्रिपुरारी शर्मा का, विकल्प सी है पांडे बेचन शर्मा उग्र का, या फिर विकल्प डी मृणाल पांडे का। तो प्रश्न संख्या 119 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और उतना ही सुंदर आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए, कुसुम कुमार इज राइट आंसर, है ना। अब आप इससे कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो आप एक क्लू बनाइए कि संस्कार को नमस्कार करे कुसुम कुमार, संस्कार को नमस्कार कुसुम कुमार। संस्कार को नमस्कार कौन करते हैं, जो कुसुम कुमार हैं, ये ध्यान में रखिएगा। संस्कार को नमस्कार कुसुम कुमार, कुसुम कुमार का, कुसुम कुमार का नमस्कार है संस्कार को, ये ध्यान में रखिएगा। नमस्कार कुसुम कुमार, ठीक है। तो ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। और बात करें मित्रों कुसुम कुमार की, तो महिला नाटककारों में सर्वाधिक नाटक अगर किसी ने लिखा है तो कुसुम कुमार जी ने लिखा है, ध्यान में रखिएगा। विकल्प भी आप देख रहे हैं त्रिपुरारी शर्मा, तो त्रिपुरारी शर्मा का एक नाटक है काठ की गाड़ी और बांझ घाटी, ठीक है। विकल्प डी में आपने भी देखा ही है कि मौजूदा हालात को देखते हुए मृणाल का नाटक था, जो राम रच राखा, जो आदमी मछुआरा नहीं था, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न 120 है कि हानुस पादरी और एमिल किस नाटक के पात्र हैं। विकल्प एक करें कोणार्क के, विकल्प बी हानुस को, विकल्प सी पहला राजा, या फिर विकल्प डी द्रौपदी का। तो प्रश्न संख्या 120 का जवाब आप सबको देना है। धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, हानुस इज राइट आंसर, है ना। देखिए हानुस पादरी और एमिल की बात अगर हम लोग करें तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि हानुस नाटक के पात्र हैं। और बात करें हानुस, तो हानुस भीष्म साहनी जी का नाटक है, जिसे इन्होंने वर्ष 1977 ईस्वी में लिखा था, ठीक है ना। तो जिसमें हानुस है, पादरी है, एमिल है, प्रमुख पात्र हैं, ठीक है ना। बात करें कोणार्क, तो कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है, जिसके प्रमुख पात्र हैं विशु, नरसिंह और धर्मपाल। पहला राजा बिल्कुल जगदीश चंद्र माथुर जी का है, जिसके प्रमुख पात्र हैं पृथु और शुक्राचार्य। द्रौपदी की बात करें तो बिल्कुल द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा जी का लिखा गया नाटक है, प्रमुख पात्र हैं मनमोहन और सुरेखा, ठीक है। तो मित्रों आज थोड़ा सा समय था, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा व्याख्या हम लोग कर दे रहे हैं, थोड़ा समय भी ले रहे हैं, लेकिन बिल्कुल कहीं से भी और कुछ भी छोड़ने का प्रयास मेरे द्वारा आज की इस प्रस्तुति में नहीं किया जा रहा है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 121 है कि निम्न में पात्र एवं नाटक असंगत हैं। विकल्प है कि अंजू दीदी और इसके प्रमुख पात्र श्रीपति हैं। विकल्प बी मादा कैक्टस, प्रमुख पात्र अरविंद, सुजाता और आनंदा है। विकल्प सी है एक और द्रोणाचार्य और प्रमुख पात्र अरविंद और विमलेंदु है। और विकल्प डी है द्रौपदी, प्रमुख पात्र पृथु और शुक्राचार्य। तो प्रश्न संख्या 121 का जवाब देना है कि कौन सा एक विकल्प असंगत है। और आप सबका जवाब धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। द्रौपदी के प्रमुख पात्र पृथु और शुक्राचार्य नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। बल्कि अगर बात हम लोग करें जो पृथु और शुक्राचार्य हैं तो पहले राजा का है, ध्यान में रखिएगा। द्रौपदी की बात अगर हम लोग करें, द्रौपदी नाटक के प्रमुख पात्र हैं मनमोहन और सुरेखा, मनमोहन और सुरेखा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी अन्य विकल्प जो आप देख पा रहे हैं सारे के सारे सही हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न 122 है कि सावित्री, बिन्नी और किन्नी किस नाटक की पात्रा हैं, यानी किस नाटक के महिला पात्र हैं। विकल्प कह रहे हैं कि डॉक्टर की, विकल्प बी हानुस की, विकल्प सी अंजू दीदी की, या फिर विकल्प डी आधे अधूरे की। तो प्रश्न संख्या 122 का जवाब आप सबको देना है।
धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, आधे अधूरे नाटक इज राइट आंसर, है ना। आधा अधूरा नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया वर्ष 1969 में, और इसकी जो प्रमुख पात्रा हैं महिलाएं सावित्री, बिन्नी और किन्नी हैं, ध्यान में रखिएगा। तो बिन्नी, सावित्री, बिन्नी, किन्नी सब अधूरी हैं, ध्यान में रखिएगा। अधूरी का मतलब आधे अधूरे नाटक की प्रमुख पात्रा हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 123 है कि रजत शिखर और शिल्पी किसका नाटक है। विकल्प कह रहे उदय शंकर भट्ट का है, विकल्प बी गिरिजा कुमार माथुर का है, विकल्प सी सुमित्रानंद पंत का है, या फिर विकल्प डी मैथिलीशरण गुप्त का है। तो प्रश्न संख्या 123 का जवाब आप सबको देना है। एक बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर, और उतना ही सुंदर जवाब सबका आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। सुमित्रानंद पंत इज राइट आंसर, है ना। शिखर पंत का और शिल्पी पंत का लिखा गया नाटक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बात करें विकल्प ये उदय शंकर भट्ट की, तो उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया एक नाटक था मत्स्यगंधा और विश्वामित्र, ठीक है ना। गिरिजा कुमार माथुर जी की बात करते हैं, इनके द्वारा लिखा गया बिल्कुल कल्पांतर, ध्यान में रखिएगा, कल्पांतर। पंत जी का आपने देखा है कि शिखर और शिल्पी, और मैथिलीशरण गुप्त द्वारा लिखा गया एक नाटक है अनघ, ध्यान में रखिएगा। फिलहाल प्रश्न संख्या 123 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24, प्रश्न संख्या 124 है कि निम्न में कौन सा विकल्प असंगत है। अब विकल्प ये कह रहे कि भक्ति चरण वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक तारा, विकल्प बी हरिकृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहान, विकल्प सी जयशंकर प्रसाद का करुणालय, या फिर विकल्प डी धर्मवीर भारती का अनघ। तो कह रहे कौन एक असंगत है। प्रश्न संख्या 124 का जवाब आप सबके स्क्रीन पर, और बिल्कुल आप सबका सही जवाब आया, सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। धर्मवीर भारती का नहीं है अनघ, बल्कि मैथिलीशरण गुप्त का है। बात करें धर्मवीर भारती का, तो बिल्कुल धर्मवीर भारती जी का जो नाटक है, गीत नाट्य है, वो है अंधा युग, अंधा युग, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो अनघ मैथिलीशरण गुप्त का है। बाकी भक्त चढ़े तारा, हरकृष्ण प्रेमी का स्वर्ण विहान, जयशंकर का करुणालय, ये सारे के सारे विकल्प सही हैं। तो फिलहाल 124 का विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 125 है कि नाटकों में हंसाने वाला पात्र कौन सा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि चेटक होता है, विकल्प बी कह रहे हैं कि विट होता है, विकल्प सी विदूषक होता है, या फिर विकल्प डी पीठ मर्द होता है। तो प्रश्न संख्या 125 का जवाब आप सबको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और इस तरह से प्रश्न एक आध जो है आपके टीजीटी में तो नहीं पूछे जाते, लेकिन पीजीटी में ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, है ना। बात करें चेटक की, और आप सबका जवाब धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, विदूषक इज राइट आंसर, है ना। तो बिल्कुल सही जवाब है। जो विदूषक होता है ना, हंसाने का काम नाटकों में विदूषक ही करता है। चेटक, तो बिल्कुल चेटक जो है नायक और नायिका को मिलाने का काम करता है, ये चेटक होता है। बिट की बात अगर हम लोग करें, तो बिट जो है संगीत और कला में निपुण जो है व्यक्ति होता है, जो कि नाटक में नायक को हर तरह से प्रसन्न करने का प्रयास करता है, उसे बिट कहते हैं। और पीठ मर्द, बिल्कुल समझ लीजिए कि मुख्य मर्द, है ना। ये कौन है, जो नाटक में नायक होता है, तो नायक के जो फल प्राप्ति होती है, उस फल प्राप्ति में सहायक होता है। जैसे हनुमान जी को आपने देखा होगा कि मतलब सीता जी की खोज करना, और बिल्कुल, है ना, सीता जी तक राम जी को पहुंचाना, ये ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 125 का विकल्प सी विदूषक इज राइट आंसर। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे, और बिल्कुल आप सब इसी तरह से अपना प्रेम चैनल पर बनाए रखें। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रश्नोत्तरी के लिए, और प्रत्येक दिन शाम को 3:40 पर हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी के लिए आप मेरे साथ जुड़ें। और इसके साथ ही प्रत्येक रविवार को टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित 125 संपूर्ण प्रश्नावली के लिए आप लोग प्रत्येक रविवार को 7 बजे मेरे साथ जुड़ें, और अपनी तैयारी को जांचें परखें, मजबूत करें। तो धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत आभार, बाय बाय।